अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जवेरिया अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं सियासी गहमा-गहमी के हवाले से। वैसे तो हमारी सियासत में हर वक़्त ही हलचल मची रहती है, लेकिन कुछ नई ताज़ी हलचलें बहुत ज़्यादा मची हुई हैं। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हो गए। सबसे पहले तो इरफ़ान हैदर मेरे साथ मौजूद है, मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। यकीनन आप सब इन्हीं से वाकिफ़ भी होंगे। इरफ़ान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। इरफ़ान सबसे पहले तो मुझे ये बताइए 16 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने 6 सीटें जीती हैं या 2 सीटें हारी हैं? अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है। असल में हो ये रहा है कि जो हमारे फॉलोअर हैं पीटीआई के उन्हें ये बात अगर कहा जाए कि 2 सीटें कौमी असेंबली में ज़्यादा हो गई हैं इस वक़्त पीडीएम की और 6 सीटें ज़ाहिर है छोड़ना पड़ेंगी क्योंकि आज कंवर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उनका भी बयान अहम था, हमने बात भी की अपने चैनल में उनसे। तो उनका ये कहना था कि 6 सीटें जो जीती हैं आखिर में इन्हें छोड़ना होंगी। उसकी वजह ये है कि वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ उनका रिज़ाइन जो पहले था। अलबत्ता एक सूरत बन सकती थी जिस तरह चौधरी निसार साहब ने पंजाब असेंबली का 2.5 साल तक हलफ़ नहीं लिया और जब तक हलफ़ ना लें तो बाकी सीटें नहीं छोड़ी जाती। 2-4 सीटें वो अपने पास या 5 या 6 भी रख सकते थे। एक और दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई चूँकि वो 2 दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं पिछले 1 साल के दौरान तो अब मज़ीद वो ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। ये भी कंवर नवीद दिलशाद ने बताया है आज जो कि मेरे लिए एक नई बात थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो खान साहब को ये 6 के 6 सीटें छोड़ना पड़ेंगी और दोबारा अपने कैंडिडेट देंगे और कैंडिडेट देंगे तो मुमकिना तौर पर 6 में से 4 या 5 जो है दोबारा पीडीएम के पास आ जाएँगे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी अब तो रेफरेंस दायर किया जा रहा है, जबकि अभी अगर देखा जाए तो उनको रेफरेंडम वो कह रहे हैं, वो इस इलेक्शन को जो हुआ है, तो रेफरेंडम इतना उनके हिसाब से तो उनके हक में चला गया है, फिर भी रेफरेंस दायर हो गया है। कानून ये है फैट ऑफ फा फाफिन ने भी इस हवाले से रिपोर्ट दी हुई थी, माज़रत मैं हुँ, रह गया। रेफरेंडम का असूल ये है, कानून ये है कि कम से कम वोट आपको 50% पड़ें, 50 या 50 हुँ। प्लस तो फिर उसे रेफरेंडम किसी भी चीज़ के बारे में करार दिया जा सकता है और उनका ये कहना है कि ये जो वोट है तकरीबन 29% मैक्सिमम कहीं पड़े हैं, तो 36% तो रेफरेंडम तो इसे कानूनी तौर पे कहा ही नहीं जा सकता, फाफिन के मुताबिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जहाँ तक बात है, उनके चलो खिलाफ वो तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हैं ना रेफरेंडम, उनके हिसाब से तो वो 6 सीटें जीत गए हैं। अच्छा थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैं आपको बता देता हूँ जो उनके हुँ, खिलाफ दायर करने के लिए आज बाकायदा दायर कर दिया। बाबर अमान ने ये रेफरेंस तैयार हुँ, किया है और इसमें जो हीले-बहाने मैं इन्हें कहूँगा जो पेश किए गए हैं, जो उज़्र पेश किए गए हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। इतने कमज़ोर हैं कि शायद 1-2 समात पर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे उठा के बाहर फेंक दे कि ये आप क्या लेकर आए हैं। उसकी वजह ये है कि आप मफ़रूज़ों के ऊपर लेकर आए हैं जो रेफ़रेंस है, मैं वो रेफ़रेंस में कौन-कौन से अहम निकात हैं, इस हवाले से भी बताऊँगा और साथ-साथ ये भी बता देता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं ख़ास तौर पर, वो किस तरह काम करता है। असल में कोई भी आईनी ओहदा उससे किसी को हटाने के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है और उसका तरीका जो होता है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये तय करती है कि आया इसे ये काबिल है इस सीट के या नहीं। जिस तरह खान साहब आजकल कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से मुझसे मुशावरत की जाए, तो ये उनका गैर कानूनी मुतालबा इसलिए है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट जो है, वो कोई आईनी ओहदा नहीं है। वो हुँ, इलेक्शन नहीं होता, इलेक्ट नहीं होता बल्कि सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट जो है बिल्कुल। किसी को कोई भी जिस तरह आईजी पंजाब या आईजी सिंध लगाना होता है, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात हैं, इसी तरह आर्मी चीफ भी वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है और वज़ीर-ए-आज़म पाबंद नहीं है कि अपोज़िशन से या किसी ऐसे शख्स से मुशावरत करे जो सड़कों पर है, जो अपोज़िशन में भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये होगा कि 2 सीनियर तरीन इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे, 5 जजेस ये फैसला करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। एक तो आपको पता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे सीनियर तरीन इस वक़्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं। वो हुँ, शामिल होंगे इस रेफ़रेंस के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस जो हैं इसमें शामिल किए जाएँगे, 5 ये जजेस काम करेंगे। इस्लामाबाद, कराची के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के और इसी तरह केपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो ये 5 जजेस फैसला करेंगे। अब उज़्र जो पेश किए गए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ चूँकि ये जो मेरे पास रेफ़रेंस के निकात हुँ, मौजूद ये नाज़रीन के लिए कि पहला जो इसमें बुनियाद बनाई गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि अपनी मुबैना जानबदारी के बाइस इस ओहदे के अहल नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े दिए, जो कि इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इक़दामात नहीं किए।
उन्होंने इस सिलसिले में इक़दामात ना करके हलफ़ की पासदारी नहीं की है। पहला उज़्र है, ये पहला उज़्र मैं क्यों कह रहा हूँ कमज़ोर है, ये कानूनदान तो बेहतर बता पाएँगे, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स को भी ये समझ आ रही है बात, क्योंकि इलेक्शन कमीश देखिए कानून है कि जब आप इस्तीफ़ा देते हैं, स्पीकर के सामने जाके आप ये कन्फर्म करते हैं फ़र्दन-फ़र्दन कि इस्तीफ़ा मैंने किसी दबाव की बुनियाद पर नहीं दिया। हुँ, इससे पहले एक कानून था ज़िया दौर में कि कोई भी घर से बैठे इस्तीफ़ा लिख के भिजवाया जा सकता था। एमक्यूएम का एक मामला हुआ था 88 में, उसके बाद अ, कानून में तरमीम की गई और अब जो इस्तीफ़ा देता है, उसको पेश होके ये कहना पड़ता है कि हमने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये जो अरकान है 123, इनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ स्पीकर के सामने और किसी ने नहीं कहा, वो इस्तीफ़े अपने जमा करा के एक साथ चले गए हैं। जब तस्दीक नहीं हुई तो किस तरह इलेक्शन सही। कमीशन, जब स्पीकर ही रेफ़रेंस आगे नहीं बढ़ा रहा, इस्तीफ़े आगे नहीं बढ़ा रहा, तो उसको डी-सीट कैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कर दे? पहला ये उज़्र तो वैसे ही कमज़ोर है। सेनेटर एजाज़ चौधरी जो कि इनके तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत तब्दीली के वक़्त हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी और बैरूनी मुदाखलत शामिल थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कि अदम एतमाद के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग हुई। अच्छा, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो खान साहब 20-20 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बदकिस्मती से किसी एक के हवाले से भी सबूत नहीं दे पाए। कोई एक शख्स पकड़ के ले आते एमएनए कि इसने 20 करोड़ रुपए लिए हैं, या देते हुँ, हुए कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई हुँ, गवाह, कोई वहाँ मौजूद। अलबत्ता उनकी अपनी ऑडियो आ गई थी कि मैंने 5 खरीद लिए और 5 उसे कहना बंदोबस्त कर ले। तो हाँ, सही। ये भी उज़्र जो है वो उससे ज़्यादा कमज़ोर है। अब तीसरा इसमें रेफ़रेंस में लिखा गया है, जो वजह लिखी गई है क्यों चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। अच्छा, 13 अप्रैल को गेज़ेट में शाया करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, लेकिन इन्हें डी नोटिफ़ाइड नहीं किया गया। ये 13 अप्रैल को जो कि इस्तीफ़े दिए गए थे। जबकि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम करते हुए 125 में से 11 अरकान के इस्तीफ़े मंज़ूर करके ईसीपी को भिजवाए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर डी नोटिफ़ाई कर दिया गया। अब इन 11 को क्यों डी नोटिफ़ाई किया गया? उसकी वजह ये है कि स्पीकर ने भिजवा दिए हैं। सही। स्पीकर जब भिजवा देगा माज़रत के साथ, स्पीकर जब भिजवाएगा अपने साइन करके कि ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, तो आप ये हुँ, तो कह सकते हैं कि स्पीकर ने वो पेश नहीं हुए और उसने क्यों साइन कर दिए, एक्सेप्ट क्यों कर लिए। लेकिन इसमें इलेक्शन कमिश्नर का कोई कसूर नहीं है। उसके पास जब सही। स्पीकर के साइन के साथ फाइल जाएगी, तो वो पाबंद है कि उन्हें डी नोटिफ़ाई करे कि अब आप कौमी असेंबली के मेंबर नहीं रहे। हुँ, तो इसमें भी स्पीकर को तो मुर्द इल्ज़ाम किसी हद तक राजा परवेज़ अशरफ को ठहराया जा सकता है, लेकिन सिकंदर इलेक्शन कमीशन को नहीं। तो नहीं, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इसमें कसूर नहीं है, उसके पास साइन होकर आए, अब वो ये गवाही वीडियो नहीं माँगेगा कि आपके पास 11 अरकान आए थे। वो सिर्फ़ हुँ, ये देखेगा कि मेरे पास ये सबूत है, स्पीकर जो कौमी असेंबली के हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, मैंने इन्हें डी-नोटिफ़ाई कर दिया है। इसके बाद रेफरेंस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मुतारिफ करवाने की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं ताकि पीटीआई के मुखालिफिन इंतखाबात के दौरान धांधली कर सकें। अब एक चीज़ हुई नहीं है, मतलब मुस्तकबिल हुँ, में धांधली होगी, ये बिल्कुल उसी हुँ। तरह खान साहब के फॉलोअर्स कहते हैं कि खान साहब की जो वीडियो आने वाली है ना, हाँ, जो हमने देखी नहीं है, वो जाली है। वो गंदी है। तो ये नहीं, वो गंदी भी है बहुत। वो कहती हैं बहरहाल वो कहते हैं कि वो जो वीडियो आने वाली है जो कि किसी ने नहीं देखी, वो वो जाली हैं। तो खुद से उन्होंने कर दी है, सही। उसलिए कह रहे हैं कि अगले आम इंतखाबात में धांधली के लिए बाकी जमातों को, 13 जमातों को, पीडीएम के जमा फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारी जो ईवीएम मशीन थी उसे रिजेक्ट किया है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। हालाँकि वजूहात बहुत सारी थी, वो डिटेल में मैं जाऊँगा तो बहुत वीडियो तवील हो जाएगी। इसके अलावा रेफरेंस में ये दावा भी दोहराया गया है कि वफ़ाक में पीटीआई के ज़ेर अजय क़यादत खान थोड़ा-सा हाँ, सही। अब आपकी आवाज़ सही आ रही है। जी, कहिएगा। रेफरेंस में ये भी दावा दोहराया गया है कि वफाक में पीटीआई की ज़ेर क़यादत हुकूमत को 8 मार्च को अमरीकी डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की जानिब से जारी करदा साइफ़र की बुनियाद पर शुरू की गई साज़िश के तहत गिराया गया। हुँ, अब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए आप एक साज़िश को बुनियाद बना रहे हैं, जो कि पहले ही आपकी उस साज़िश के मामले से हवा निकल चुकी है। इस हमने इस पे सिर्फ़ खेलना है। सही। हमने सब उस पे सब खेला। खान साहब इस ऑडियो को पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने हुँ, तो अभी खेला ही नहीं है, मैं तो अभी हुँ, खेलूँगा। इसका खेलूँगा। अ, इसे मान चुके हैं। तो एक साइफ़र का वही मामला जो कि साइफ़र को ऑलरेडी ऑडियो में और सुप्रीम कोर्ट भी उसे रिजेक्ट कर चुका है पहले, तो ये मामला भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता। आखिर में हुँ, पीटीआई रहनुमा बाबर अवान के तवज्जो से दायर किए गए रेफ़रेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की गई थी कि वो मुसलसल और दानिस्ता तौर पर की गई बदइंतज़ामी पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। अब बदइंतज़ामी क्या है और मुसलसल वो हुँ, क्या बदइंतज़ामी कर रहे हैं, ये ऊपर आपने देख लिया कि क्या मामलात हैं। तो इस जो रेफ़रेंस है, मैं जो माज़ी में
जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ भी कमज़ोर हुँ, रेफ़रेंस बनाया गया था। गो के उस वक़्त चूँकि मशीनरी इनके हाथ में थी, तो इन्होंने उनकी वाइफ़ को भी उसमें हुँ, सरीना ईसा को इन्वॉल्व किया और मामलात किए। इस वक़्त चूँकि मशीनरी इनके हाथ में नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2 से तीसरी समात पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ और हाई कोर्ट्स के जो 5 जजेज़ होंगे, वो इस कागज़ को इनके जो बाबर अवान की जानिब से एक रेफ़रेंस की शक्ल में पेश किया गया, उसे उठा के सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक देगा। तो इसकी कोई वर्थ नज़र नहीं आती। और फिर एक और सवाल कि अगर हुँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाता है, नया आ जाता है, हुँ, तो क्या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो आपकी फ़ॉरेन फंडिंग की जो केस चल रहा है, उसे रोक देंगे? नहीं, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि 8 साल किसी और ने रोक के रखा है, उन्होंने रोक हुँ। के रखा, जो अब न्यूट्रल हो गए हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं एक और सवाल भी कनेक्ट कर लेती हूँ, खान साहब मुतालबा कर लें अर्ली इलेक्शंस का। तो क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? न्यूट्रल्स इस मामले पे कितने न्यूट्रल हैं और क्या अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं खान साहब के मुतालबे पे? देखिए फ़ौज पर सियासी अ, उनके इंटरफेरेंस पे हम हुँ, शदीद तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब वो सियासी इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ठीक है, तारीफ़ भी माज़ी करनी में चाहिए, उन्होंने सही। की हैं, लेकिन वो गलतियों को नहीं दोहरा रहे। आज अंसार अब्बासी साहब की बड़ी अच्छी जंग में रिपोर्ट है, अगर जो लोग ये देख रहे हैं, वो तफ़सील से हुँ, पढ़ेंगे। मैं सीधा-सीधा उसकी चीज़ें बता देता हूँ। उनका ये कहना है, उसकी हेडिंग ये है कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और वो जवाब में हँसते हैं। हुँ, वो इस मज़ाक में तमस्खुर उड़ाते हैं इसका। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि किसी सूरत जो माज़ी में गलतियाँ दोहराई गई वो नहीं दोहराई जाएँगी और वो हुँ, किसी तरह इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हुँ, एक तो मामला ये है अंसार अब्बासी के मुकाबले। दूसरा मामला ये हुँ, है कि दूसरा जो तौहीन फ़ौज की जा रही है मुसलसल 6 माह से हुँ, अ, वो किसी सूरत इन्वॉल्व नहीं हो रहे सियासत में, लेकिन खान साहब बारहा उन्हें कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हों और मुझे हुँ, रेस्क्यू करें, जो कि गैर सही। कानूनी मुकदमा है हुँ, और वो नहीं माना जा सकता। तो ये 2 वजूहात अंसार अब्बासी ने बताई हैं। अलबत्ता उन्होंने साथ-साथ ये भी अपने उस स्टोरी में लिखा है कि फैसल वाडा और असद उमर और सदर इस वक़्त आरिफ अलवी उनके थ्रू खान साहब की मीटिंग्स भी करवाई गई हैं, खान साहब के पैगामात भी पहुँचाए गए हैं, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आता है और वो ये आता है कि अगर आपने फौरी इलेक्शन के लिए बात करनी है और फौरी इलेक्शन पे जाना है, तो इसका जो बातचीत है वो आप हुकूमत से करें। ये हुकूमत का काम है, आईनी इख्तियार उनके पास है, तो मैं कैसे ये फैसला कर लूँ या हम कैसे ये फैसला कर लें कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवा दें। हम अगर करवा प्रेशर दें। तो फिर ये कहा जाएगा कि वही फ़ौज इन्वॉल्वमेंट फ़ौज की हुँ। है। अच्छा वैसे ये बहुत अजीब-सी बात है कि जितने भी हमारे पास स्टेट में गवर्नमेंट जितनी भी आती हैं, वो हमेशा यही कहती हैं कि फ़ौज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। खान साहब एक शायद वाहिद सियासतदान हैं जो कहते हैं कि इस फ़ौज को इंटरफेरेंस करना चाहिए, तो ये बड़ी अजीब-सी बात है। खैर हम बात कर लेते हैं खान साहब के कुछ जी, बकौल जी। परवीन इलाही जिसको खान साहब खुद डाकू कहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मेरी जो नेपियाँ बदली जा रही थी, वो मज़ीद चेंज होती रहें, हुँ। वो कर सही। अच्छा खान साहब भाई अब क्या कहें कि पॉपुलर लीडर हैं, उनकी फ़िल्मबदी तकरीरें दुनिया जहाँ में मशहूर होती हैं, इंटरव्यूज़ भी उनके बड़े चलते रहते हैं। अच्छा अब खान साहब के कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नामुनासिब भी हो जाते हैं कभी-कभी और ख़ैर उनके वोटर सपोर्टर्स उनको कह देते हैं भई फ़िल्मबदी हो गया या स्लिप ऑफ टंग हो गया। जैसे एक बयान एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मर्द कोई रोबोट नहीं है, ख़वातीन के पर्दे के हवाले से जो इनका एक बयान था जिसके ऊपर खासी तनकीद की गई थी, अभी दोबारा से एक बयान उनका जो सहाफ़ी हैं हमारी गरीदा फ़ारूक़ी साहिबा, उनके हवाले से आया है। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा मेरे नाज़रीन को बताएँ कि वो बयान असल में है क्या? और आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? असल में खान साहब ने आज असली सहाफ़ियों से मुलाकात की। जो उनके इर्द-गिर्द होते हैं ना, ओके। वो अपने ही बनाए उन्हीं के दौर में वो सहाफ़ी भी बन गए। वो देहातों से निकल कर कोई नर्स थी, तो सीनियर तरीन एंकर हो गई है और कोई क्या था, तो वो ख़ैर इस डिटेल में जाना अभी तो असली सहाफ़ी इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, उसके सहाफ़ियों से मुलाकात आज खान साहब ने की है। तो इस दौरान ज़ाहिर है उनसे सख्त सवाल भी हुए, जब प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी बैठे हों, तो वो सवाल भी करते हैं। तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके जो ट्रोलर्स हैं, जो आपकी सोशल मीडिया टीम है, बाकायदा अब तो सबूत हैं कि वो जो फीमेल एंकर्स हैं, फीमेल सहाफ़ी हैं, आप उन पर शदीद तनकीद करते हैं और तनकीद करना किसी हद तक जायज़ है। बेहूदा कमेंट्स किए जाते हैं, जो कि हुँ, बड़े मोतबर आईडीज़ से होते हैं। तो खान साहब हुँ, ने कहा इसके जवाब में कि इसके जवाब जो था काफ़ी मज़ाक़-ख़ेज़ भी था और शर्मनाक भी हुँ, था। वो इसलिए हुँ, हुँ, कि खान साहब कहते हैं मैं गरीदा फ़ारूक़ी की बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि गरीदा फ़ारूक़ी गुस्से में आके बाइस्ट हो जाती हैं और तहरीक हुँ, इंसाफ़
आप कुछ ऐसी ट्वीट्स कर जाती हैं जो कि एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद भी आप तनकीद को तनकीद की तरह ही काउंटर करें। आप अगर कैरेक्टर असैसिनेशन पर आ जाएँ, पर्सनल हो जाएँ, तो खान साहब ने भी फिर ज़ाहिर है उसी तरह जवाब दिया है, तो उनके फ़ॉलोअर्स भी अब यही मज़ीद यही करेंगे। खान साहब ने कहा है कि वो मर्दों में सही। खुद जाती हैं और फिर ये कहती हैं कि मर्द मुझे छेड़ते हैं या मर्द मुझसे बदतमीज़ी करते हैं और खान साहब ने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो जो उनका तरीका है, वो ये है कि आ बैल मुझे मार। जो कि बहुत शर्मनाक था और वहाँ सबको हैरत वाक़ई। हुई कि ये एक साबिक वज़ीर-आज़म गुफ्तगू कर रहा है कि खातून सहाफ़ी को मर्दों में या जलसे में नहीं जाना चाहिए या वहाँ जाके उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। एक और उन्होंने गुफ्तगू की थोड़ा-सा इस पे कनेक्शन जो है वो हमारा इस वक़्त हाँ। सलीम साफ़ी ने इस हवाले से हुँ। भी बात की है। सलीम साफ़ी उन्होंने कहा एक और सवाल हुआ कि आप तमाम सहाफ़ी जो आपके हक़ में नहीं बोलते या कसीदा नहीं पढ़ते तो आप उन्हें लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी जो है वो सलीम साफ़ी को कहता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं कहता। वाक़ई में मतलब खान साहब से वाक़ई आज जो था पाला पड़ गया असली सहाफ़ियों का और फिर जो उनका जो एक मौला अली का कॉल है कि बोलने दो ताकि पता चले कि आप हैं क्या। तो खान साहब ने आज शायद उसी का ही सबूत दे दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान हैदर। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।